हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक और प्री बोर्ड का पेपर ला चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो, आप लोग का जो प्री बोर्ड होने वाला है अभी 1-2 दिनों में। बहुत सारे लड़कों का स्टार्ट भी हो चुका है स्कूलों में। तो उसके लिए आप लोग देख सकते हो, ये हिंदी का कक्षा 10 का। चूँकि ये जो पेपर है आपका प्री बोर्ड के लिए ही नहीं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है फरवरी में, 22 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा पेपर खुद बनाया है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है और यह पेपर बिल्कुल आपका जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो एक प्रश्न आपका ऐड हुआ है पत्र लिखन वाला, वो भी यहाँ पे है। तो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित ये पेपर है पूरा का पूरा। तो चलो इसको सॉल्व करा देता हूँ। और बाकी अगर आपके स्कूलों में प्री बोर्ड हो गया है तो आप इस नंबर पे आप नंबर देख सकते हो कि 85 42 86 64 46। अच्छे से लिख लेना, ठीक है। देखो 85 42 86 64 46, गलत मत लिखना और दूसरे पे मत भेजना। अपना प्री बोर्ड पेपर आपका हो गया होगा तो इस नंबर पे आप अच्छे से फोटो लेकर या पीडीएफ बनाकर आप भेज देना, ठीक है। मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि जितना भी प्री बोर्ड होगा स्कूलों वाला, सारे यूपी के जितने स्कूलों में, ठीक है, मैं अगर सॉल्व कर देता हूं ना तो उस 100% उसी में से आपके एग्जाम में जो 22 फरवरी को पेपर होगा आ जाएगा। तो इसलिए सारे बच्चे भेज देना। क्लियर? अब चलो आगे के जो भी इसमें के प्रश्न है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूंगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी। जी है मेरे दोस्त, यूपीएमएसपी स्टडी कर कर। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। और यहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लक्ष्य बैच में आपको क्या मिलेगा बेसिकली, कि लक्ष्य बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2023 के सातों कोडों का जो पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेगा। साथ में पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ में सबसे जरूरी है, पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ सको। और साइड में आपको हर एक मतलब पेपर सेट का टेस्ट भी मिलेगा, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। उसके अलावा वायरल मॉडल पेपर भी मिलेगा एग्जाम टाइम में। तो आप इस बैच को इस ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस है मात्र 199 रुपये, ठीक है। अगर आप 80 से 90% मार्क लाना चाहते हो तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी चलो हम लोग आगे चलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है खंड अ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या फिर आलोचना। तो सही ऑप्शन आपका ये ग वाला हो जाएगा, कहानी, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बगल आ जाते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो इस बगल आ गए हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र के लेखक का हमें नाम बताना है, ठीक है। तो वो हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाला। अगला है प्रश्न कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इलास चंद्र जोशी, अज्ञे। सही ऑप्शन आपका धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नहीं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, बल्कि जयशंकर प्रसाद है। राम कुमार वर्मा जो है एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक है और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, ये याद रखना, ठीक। चलो, क्या भूलू के याद करो उपन्यास विधा की रचना है? बिल्कुल गलत है। क्या भूलू के याद करो उपन्यास विधा की रचना नहीं है, बल्कि आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है भाई? तो हरिवंश राय बच्चन की। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलो, गोदान के लेखक प्रेमचंद है। बिल्कुल गोदान के लेखक प्रेमचंद है, ठीक है। अगला और मित्रता के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास नहीं है, बल्कि मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हम लोग का एक ये सही है और 3 गलत हैं, ठीक है। और क्यों गलत है हमने अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं तो हो जाएंगे। चलो, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 6 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है? प्रश्न संख्या 6 में बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। हमें प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम बताना है इस प्रश्न में। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये ग वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां है कि छयवादी युग के कवि है। हमें छयवादी युग के कवि का नाम बताना है। नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद सिंह, या गिरिजा
कुमार माथुर, ये हम लोग का ये मतलब 4 ठे ऑप्शन है, इन्हीं में से बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्षयवाद युग में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सब आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवाद युग के, ठीक। चलो अगला हम लोग 7वें के बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, इसमें से हमें बताना है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है 8वें प्रश्न में, ठीक है। युगांत, शांतगीत, निहार या फिर दीपशिखा, ये हम लोग का प्रश्न है। तो देखो जो सांध्य गीत, दीपशिखा और निहार है, ठीक है, ये आपकी महादेवी वर्मा की रचनाएं हो जाएंगी। बल्कि वही जो युगांत है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो इसलिए हमें महादेवी वर्मा की रचना नहीं है हमें बताना था, तो ये ऑप्शन सही सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि बिहारी किस युग के कवि है। बिहारी को हमें बताना है कि किस युग के कवि है। सिंपल सीधे सीधे आपके रीतिकाल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, हमें इस प्रश्न में बताना है, ठीक है। सब लोग जानते हो भाई साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरणगुप्त, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हम लोग के 10 प्रश्न हो गए। चलो आगे के प्रश्नों को करते हैं। आगे इधर आ जाते हैं, 1 मिनट, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ हमें बताना है कि हांस रस का स्थायी भाव होगा। सिंपल सीधे सीधे हांस आप मार दो और कौन रस का आए तो आप शोक कर देना, ठीक। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर कि रोला छंद में चरण होते हैं। भाई रोला छंद में कितने चरण होते हैं। रोला में हमें मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, तो रोला में 8 होते हैं और सोरठा एक आता है आपका, तो सोरठा में आपके 4 चरण होते हैं भाई, ठीक। तो ये 2 चीजें याद रखना। तो यहाँ रोला में पूछा जा रहा है तो 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि चरण कमल बंधो हरिराय में अलंकार है, ओके। चरण कमल बंधो हरिराय जो ये पंक्ति है, इसमें हमें कौन सा अलंकार है प्रश्न संख्या 13 के लिए बताना है। तो वो आपका रूपक अलंकार, ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सेकेंड वाला। उसके बाद उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। भाई जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, तो देखो देश में हम लोग का उप लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया, तो यहाँ उपसर्ग आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि नवरत्न, यानी 9 रत्नों का समूह, ठीक है। संख्या बोधक है भाई, और संख्या बोधक होता है तो वहाँ आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। चलो तो ये आपका इसमें सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप लोग देख सकते हो कि निम्न में अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है हमें बताना है। पवन, पावक, ज्वाला, हुताशन। तो देखो हम लोग का पवन, पावक, पवन नहीं होगा भाई, पवन हवा का होता है भाई, हवा का होता है। और पावक, ज्वाला, हुतासन ये सब आग का होता है, यानी वही अग्नि का होता है। तो ये आपका जो नहीं है वो बताना था, तो ये नहीं है, सिंपल। अगला है प्रश्न संख्या 17 आप लोग देख सकते हो। प्रश्न संख्या 17 है कि तद, तद का, तद मीन्स क्या होता है वह, ठीक है। ये सर्वनाम शब्द रूप है। शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। हमें बताना है कि तद का मतलब जो पुल्लिंग है, 3 इसके रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग, ठीक है। तो उसमें पुल्लिंग का हमें बताना है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा, तो वो तस्य होगा, तस्य तेवतान होता है शायद। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 18वां प्रश्न कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, वाक्य का प्रकार है, ओके। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ये तीनों अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो 19 नंबर प्रश्न है कि वाच्य के भेद हैं। भाई वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो चलो वाच्य के 3 भेद, इधर ऑप्शन दिया है, इधर इसको हम लोग ऑप्शन को कर लेते हैं। इधर 1 मिनट 3, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 20वां कि अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भाई अभिकारी पद को अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब तक हमने कितना, हमने 20 MCQ कर लिया भाई, हमने अब तक 20 MCQ को सॉल्व कर लिया। अब आगे के चलो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक बार मैं लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं। अगर अभी तक हमारी ऐप आप नहीं डाउनलोड किए हो UPMSP स्टडी, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, या आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस अभी मात्र 299 से घटाकर 199 कर दी गई है। आप ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन, ठीक है,
बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और मैं बहुत सारा मॉडल पेपर बनाया हूँ उसका सॉल्यूशन। सबसे अच्छी बात वीडियो भी मिलेगा और पीडीएफ में भी सॉल्यूशन, केवल पेपर का पीडीएफ नहीं, उसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आप कम समय में सारी चीज़ें रिवाइज कर सको, ठीक है। और उसके अलावा हर एक पेपर का टेस्ट भी मिलेगा, जो भी एमसीक्यू है उसका टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। इतनी सब चीज़ें मिलेंगी और एग्जाम टाइम में भैया, एग्जाम टाइम में आपको वायरल पेपर भी मिलेगा। बस रातों रात पढ़कर आप काम हर एक सब्जेक्ट का तमाम कर सकते हो। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहीं पे मेरा प्राइवेट व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप में भी जुड़ जाओगे, ठीक। चलो, तो यहाँ पे चलते हैं हम, अब आगे के क्वेश्चन को करते हैं। जो अब आगे के प्रश्न हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न, उनको सॉल्व करते हैं भाई। वर्णनात्मक प्रश्न यानी जो 50 मार्क के आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अब देखो, इसमें आपका पहला प्रश्न आपका गद्यांश से संबंधित रहेगा। यहाँ ऊपर एक गद्यांश, नीचे एक गद्यांश। देखो, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। चलो मैं दोनों को सॉल्व करा देता हूँ। देखो, अब ये मित्रता, पहला ही मतलब वर्ड इसमें आया मित्रता, यहीं से आप पहचान जाओगे कि आपके मित्रता चैप्टर से है। सिंपल। तो पहला प्रश्न होता है कि संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ऐसे लिख दोगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि रखते हो। तो आप कर लेना, काफ़ी आसान है इसकी तो व्याख्या लिख देना कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन्हीं दो लोगों के बीच नहीं हो सकती जो एक ही प्रकार की रुचि रखते हो या एक ही प्रकार के कार्य करते हो। अपने हिसाब से बनाकर यहाँ तक लिख देना। इसका 2 मार्क मिल जाएगा और इसका 2 मार्क, पहले से इसका 2 मार्क। और एक राम और लक्ष्मण में के स्वभाव में अंतर है। अब इसका देखो, पढ़ोगे तो आपको आंसर यहाँ पे अंत में मिल जाएगा, तो आप लिख देना, तो इसका 2 मार्क मिल जाएगा। तो आप इसको करो या फिर नीचे ये एक दिया गया है। अब देखो, यहाँ से भी पकड़ लोगे आप। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो यहाँ अजंता यहीं से पकड़ लोगे। आपका एक चैप्टर ही है अजंता, जिसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने, ठीक है। तो यहीं से पकड़ लोगे। तो सिंपल, इसका भी आप संदर्भ लिख लोगे और जो भी यहाँ पे रेखांकित अंश से इसकी व्याख्या कर देना। इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क। और अजंता की कला का बाहर के देशों पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो भाई इसको आप पढ़ोगे तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ से 6 मार्क फिक्स। तो आप ये करो या ये करो, आपका दोनों में से कोई एक करना होगा। बाकी चलो, मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। इधर आपका देख सकते हो ये प्रश्न संख्या 2। अब ये आपका पद्यांश से संबंधित रहेगा। यहाँ एक आपका पद्यांश दे दिया और यहाँ पे देखो ये आपका ये चीटी वाला मतलब यहाँ पे एक नीचे आपका ये एक ऊपर दे दिया। अब दोनों में से कोई आपको एक करना होगा और दोनों से रिलेटेड देखो यहाँ 3-3 ठे प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो चलो इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे देखो ये क्या है। यहाँ पे पहला आप लोग देख सकते हो कि निर्गुण कौन देश को उवासी, मधुकर कहीं समझाओ सौदे, बुझती सांच न हासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कहीं, किहीं रस में अभिलाषी। ये देखो, ये ना मतलब जब उद्धव जी गोपियों को जाते हैं उनको समझाने और मतलब कृष्ण की भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं। तो जब तो गोपियाँ उनसे प्रश्न पूछती है कि निर्गुण कौन देश का उवासी, मतलब हे मतलब उद्धव आप ये बताओ कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। मधुकर कहीं समझाओ से बुझती सास नासी, और मतलब कहती है गोपियाँ कि सच सच बताओ, हमसे मजाक वजाक मत करो, ठीक है। कौहे जनक कौहे जननी कौन नारी, उसकी कौन जनक है, कौन मतलब जनक मीन्स पिता, कौन है जननी यानी जननी माता कौन है, कौन उसकी नारी है यानी पत्नी, कौन उसकी दासी है। उसके अलावा कैसो बरन भेष कैसो की ही रस में अभिलाषी, मतलब कहने का मतलब कि उसका रंग कैसा है, उसका भेष कैसा है और उसकी किस रस में अभिलाष है। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो सिंपल मैंने अर्थ बता दिया, तो इसकी व्याख्या आप कर ही लोगे। और बाकी इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है भाई सूरदास जी ने, ठीक है। इसको किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, ठीक है। सूरदास जी द्वारा जो आपका लिखित चैप्टर है, ठीक है, कौन सा भाई, वो आपका है पद, पहला ही चैप्टर है आपका पद, ठीक है। तो आप सिंपल इसका संदर्भ लिख दोगे कि अब इसमें देखो कैसे लिखोगे संदर्भ की, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे। और यहाँ एक प्रश्न है कि उपयुक्त निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। भाई कठिनाई ये व्यक्त की गई है कि मतलब उसको मतलब जब हम देख ही नहीं सकते भाई, तो उसकी कैसे मतलब उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो उसकी हम लोग मतलब उपासना कैसे करें, यही है, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे लिख दोगे आप इसका आंसर। तो आपका इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, आपको मतलब 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। या इसको नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है ये अथवा कर यहाँ नीचे वाला, इसको भी कर सकते हो कि चींटी को देखा हुआ सरल बीर कारी रेखा तक के तागे से जो हिलडुल, अब यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हो कन कन करके चुनती अविरत, यहाँ तक है पूरा पूरा। तो इसका सिंपल इस पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है सबसे पहले। तो ये चींटी आपका मतलब चैप्टर का ही नाम है चींटी, ठीक है।
आप जानते ही हो। जिसको लिखा है किसने? तो जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ लिख लेना और रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना और यहाँ पढ़ोगे तो इस थर्ड वाले प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो आपको एग्जाम में आ जाए तो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर से अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका तीसरा वाला जो रहेगा आपका, मतलब यहाँ पे देखो ये आपका संस्कृत से रहेगा, हिंदी में जो पीछे वाली संस्कृत का पार्ट है उससे, और इसमें आपका हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न रहेगा, संदर्भ हिंदी अनुवाद से। तो देखो पहला ये वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये आपका वाराणसी वाले चैप्टर से ये आपका गद्यांश है एक तरह से। तो इसका सिंपल सबसे पहले संदर्भ लिख दो और उसके बाद इसकी मतलब इसका हिंदी अर्थ वही, यानी संदर्भ मतलब लिखने के बाद हिंदी अनुवाद कर दो, ठीक है। तो इस संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी कुल 5 मार्क मिल जाएगा। और इसमें भी अथवा का ऑप्शन उधर मैं दिखाऊंगा, एक और है। तो ये आपके वाराणसी से है, तो सिंपल इसमें संदर्भ लिखते समय लेखक कवि का नाम नहीं लिखना होता है। सिंपल लिख दो कि प्रस्तुत संस्कृत मतलब गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अ, वाराणसी नामक पाठ से ली गई हैं। बस इतना लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और इसका हिंदी अनुवाद आप लिख दो, उसका आपको 3 मार्क, यानी कुल 5 मार्क मिल जाएगा। बाकी इधर एक अथवा भी कर होगा, 2 होगा, उनमें से कोई एक करना होगा। तो या आप ये करो भी, या फिर अथवा कर यहाँ पे देखो एक और दिया है यहाँ पे, तो इसको करो, आपका मन, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। अब कौन सा आप कर रहे हो आप देख लो। आम राष्ट्र यवनराज, ये देखो आपका यवनराज आ गए, ये आपका किसका? तो ये आपका देशभक्त चंद्रशेखर वाला जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। छोटा सा है, इसका सिंपल हिंदी अर्थ लिख दो, मतलब वही हिंदी में अनुवाद कर दो, उसका 3 मार्क, और संदर्भ लिख दो तो उसका 2 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी कर लेना, आपका मन। बाकी चलो मैं आगे चलता हूँ। अगला देखो यहाँ पद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी जो बीच बीच में श्लोक हैं, ठीक है, तो उनको पद्यांश बोला गया है। तो जैसे देखो, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता, ये देखो आपका ना जो प्रबुद्धो ग्रामीणों वाला चैप्टर है उसमें बीच में ये छोटा सा एक श्लोक टाइप का है, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है सिंपल, ठीक है। तो इसका आप सिंपल आप संदर्भ लिख लोगे और हिंदी अनुवाद कर दो भाई। हिंदी अनुवाद भाई, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्पर्श वक्ता च यो जनाति स पंडित। अब इसका अर्थ आप लिख दो, ठीक है। सिंपल सा इसका अर्थ है भाई कि बिना पैर का हूँ परंतु दूर तक जाता हूँ, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त हूँ परंतु पंडित नहीं हूँ, बिना मुख का हूँ, ठीक है, परंतु साफ बोलने वाला मतलब बोलता हूँ, ठीक है। बिना मुख का हूँ लेकिन साफ बोलने वाला हूँ, और जो मुझे एक तरह से जानता है वह विद्वान है, ठीक है। सिंपल एक तरह से लिख दो। ये आपका मतलब इसका हो गया अर्थ, मतलब वही अर्थ मीन्स हिंदी अनुवाद। तो 3 मार्क हिंदी अनुवाद का और 2 मार्क संदर्भ लिखने का, तो आप 5 मार्क यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। अब इसको नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि धान्यान उत्तम किंचित धनानाम स्यात्किम उत्तम। अब देखो यह जो है, यह आपका जो पद्यांश है, यानी एक तरह से इसको श्लोक भी बोल सकते हो, ये आपका आई थिंक ये जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। ये वाला आप देख लेना, शायद जीवन सूत्राणी वाले से ही लिया गया है। बाकी यहाँ पे एक मैं बता ही दिया आपको, तो आप देख लेना। चलो आगे प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न है 5वां, ये आपका खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। हर एक जिले का खंड काव्य रहेगा, तो देख लेना आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो खंड काव्य आप पढ़ लेना और उसका आंसर आप लिख देना। आगे मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 6 में क और ख कर 2 प्रश्न रहेगा। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय, लेखक में मैंने बता दिया है जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सिंह दिनकर का, और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 3 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कवियों के जीवन परिचय में आप लोग तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का, सूरदास का, और एक किसी और का। 4 का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो यहाँ से आपका 10 मार्क क्लियर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो उसके बाद अगला प्रश्न 7वां आपका, देखो एक श्लोक लिखना है, तो यहाँ पे एक श्लोक लिख देना, कोई भी आप जो भी श्लोक याद किए हो, लेकिन इन श्लोकों को नहीं लिखना होता है। यहाँ पे जो 2 आए थे, कोई अलग सा श्लोक लिखना होता है, तो आपको याद ही होगा, लिख दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे 8वां प्रश्न आपका क्या है, यह प्रश्न आपका संस्कृत उत्तर से संबंधित है, ठीक है। तो चलो यहाँ 4 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन इनमें से किन्हीं 2 ही प्रश्न का आपको उत्तर दिया मतलब देना होता है, ठीक है। 4 ठे पूछता है, 2 ही का उत्तर देना होता है। जैसे पहला है कि श्वेतकेतु कस्य पुत्र आसीत, तो श्वेतकेतु आरूढ़ेषु पुत्र आसीत, ऐसे लिख दोगे, ठीक। अब देखो ये देखो, ये प्रश्न थोड़ा भारी है, तो मान लो इसको छोड़ दो। आतुरस्य मित्रम कह भवति, ठीक है, तो आतुरस्य मित्रम विस्कम भवति, ऐसे लिख दो। या फिर चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। अब देखो इन 2 का उत्तर दे दी, तो बाकी का उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, केवल 2 का उत्तर देना है। बाकी चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्रतः अकथयत, सिंपल। ये 3 का उत्तर मैंने बता दिया, तो इसमें से केवल 2 का आपको लिखना होगा, ठीक, जिसका 2 मार्क आपको मिलेगा। ये 8वां प्रश्न है।
8वां के बाद जो 19वां आपका प्रश्न होगा, यह आपका निबंध से होगा। दिए गए विषय में से किसी एक विषय को चुनकर उस पे आप निबंध लिखो, 7 मार्क मिल जाएगा। ठीक, तो चलो इसको छोड़ता हूँ, आप देख लेना निबंध। यहाँ पे देखो 10वां प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 मार्क में यह पत्र आएगा, या फिर यहाँ पे अथवा कर एक और रहेगा। यहाँ पे दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ये दोनों पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आपका 7 पूरा पूरा सेट होता है ना, जानते हो पूरी यूपी में 7 सेट आएगा। किसी का कोई कोड रहेगा, किसी का कोई कोड रहेगा। ठीक, तो हर एक कोड में, ठीक है, कहीं किसी कोड में ये रहेगा, किसी कोड में ये रहेगा। ठीक है, लगभग हर एक कोड में इन दोनों में से एक ना एक रहेगा। तो आप देख लेना, तैयार कर लेना। बाकी इन दोनों को मैंने लिखवा रखा है अच्छे से। कहाँ लिखवा रखा है, तो वो मैं जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा सॉल्व किया था उसमें भी ये दिया था। ठीक है, तो बोर्ड के मॉडल पेपर में सॉल्व करवा रखा है। बोर्ड का मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर और बोर्ड का मॉडल पेपर का भी वीडियो देखना चाहते हो तो देख लेना, नहीं तो आप भगाकर और अंत में पत्र वाला टॉपिक देख लेना, मैंने कैसे लिखवाया हुआ है, आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ये पेपर। बाकी आप अपना पेपर भेज देना, मैंने आपको शुरू में नंबर बता दिया। और बाकी लक्ष्य बैच हमारी ऐप है UPMSP स्टडी, इसको डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी आपके स्टडी में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।